रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कुमार स्वर्गीय जी के पास, जिनसे आज हम भारत देश के विषय पर जो कुछ उथल पुथल हो रही है वर्तमान में, उसको देखते हुए उन विषयों पर वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपने अपना कीमती समय जो दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो काम ही समाज सेवा है जी। जब आप समाज के अंदर में कहीं भी हमें बुलाएंगे तो हम हर जगह उपस्थित रहते हैं। समाज हित के अंदर में जो भी कार्य होता है वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सर, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो आए दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसी को देखते हुए हम आपसे सबसे पहले एक ही सवाल करेंगे कि जिस प्रकार से जो बांग्लादेश के अंदर स्थिति जो हम सभी भारतवासी जानते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे भारतीयों को या हिंदू या अल्पसंख्यक जो भाई वगैरह हैं, जो ईसाई, कृष्ण, क्या नाम है, सिख वगैरह, हिंदू वगैरह जो भी रहते हैं वहाँ पर, उनके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है। इसको देखते हुए एक हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेशों में जाते हैं मिलने के लिए, जहाँ विकसित देश हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं जो हमारे देश के नागरिक या जो हमारे देश में रहने वाले जो पूर्व में हमारे देश में रहते थे, अब वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षित भी हैं, विकसित देशों में वहाँ पर मिलने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो हमारे देश के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ में जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं शांति का पैगाम लेकर के हमारे बांग्लादेश के अंदर शांतिपूर्वक मिलजुल कर लोगों को रखें। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ पर उनसे मिलने जाना चाहिए। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि वो बांग्लादेश क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, ऐसा है, इसके लिए आपको भारत के जो पुराना इतिहास है उसको देखना होगा। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश था। आज जो जिसको सार्क देश कहते हैं वो सभी भारत का ही पार्ट रहे हैं पूर्व के अंदर में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, जैसे जो भी हैं, जो हिंद महासागर का जो कहा जाता है, हिंद महासागर के अंदर में जितने भी देश आ रहे हैं, ज़्यादातर देश जो हैं वो भारत का ही पार्ट थे। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री से क्या वार्तालाप की है मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि जिस समय अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करते थे और जब प्रथम चुनाव हुए तो बाबा साहब को जिताने में ढाका के पास में चटगांव की जो क्षेत्र है, तो वहाँ से बाबा साहब पहली बार जीत करके आए और वो भारत के अंदर में उनको प्रतिनिधित्व दिया। इसकी वजह से ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो लोकसभा में कैसे पहुंच गए अंग्रेज़ों के समय में। तो अब जो वर्तमान के अंदर परिस्थिति है कि चूँकि उसको उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, उसकी वजह से वहाँ पर SC BC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सिख हों चाहे ईसाई हों, जो पहले भारत के ही नागरिक हुआ करते थे, वर्तमान में वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। 1972 के अंदर में, 71 की लड़ाई के बाद में 1972 के अंदर में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्तमान पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उसकी वजह से वो पीड़ित थे। तो बंगबंधु जो थे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थीं, वो हमारे आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, उन्होंने वास्तव में आयरन लेडी का काम किया और बांग्लादेश को मुक्त कराने का काम किया। 91,000 सैनिकों ने
जो है भारत की सेना के सामने सरेंडर किया। लेकिन हमारे हुक्मरानों की समय समय पे क्या है कि कुछ गलतियां भी रहती हैं। उस समय हमारे जो पाकिस्तान के अंदर में जितने सैनिक थे उनकी जेलों का निरीक्षण करके हमारे उसको वहाँ के जो जेलों में बंद थे हमारे नागरिक, उनको छुड़ाना चाहिए था। लेकिन हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को, माइनर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को गौर नहीं कर पाते हैं और उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार की गलतियां हुई जिसके हम आज तक परिणाम भोग रहे हैं कि हमारे सैकड़ों जवान वहाँ पर जो है उस देश के अंदर में जेलों में कैद रहे और उन्होंने उत्पीड़न सहा। वहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो थोड़ा सा कट्टरपंथ की तरफ ज़्यादा हैं। चाहे भारत से लगे हुए जितने भी जो देश हैं, और वहाँ पे जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो चाहे धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईसाई हो, सिख धर्म हो, और या चाहे हिंदू धर्म हो, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, तथाकथित हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो एक गाली है। गाली क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ आप जब निकालोगे तो आपको पता लगेगा इस बारे में कि ये गाली है। और चूँकि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब ये सवर्ण समाज के लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और वो कहते थे, और उस समय जब बात आती थी तो कि हम तो अलग हैं, ये अछूत और ये अलग हैं। उसका कारण क्या है? बेसिक में आप जाओगे तो एक बहुत बड़ा इतिहास है कि आर्य जब यहाँ आए थे, बाबा साहब ने ये क्यों कहा था कि 5000 साल से हम गुलामी कर रहे हैं अंग्रेज़ों से। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बाबा साहब ने कहा हमारा समाज जो है डबल गुलाम है, दो डबल गुलामी हम सहन कर रहे हैं। एक तो आपके गुलाम है और हम ब्राह्मणवाद के भी गुलाम हैं। ब्राह्मणवाद के गुलाम अंग्रेज़ों के समझ में नहीं आई ये बात कि भाई आप डबल गुलाम कैसे? हाँ, तुम्हारा पूरा देश तो हमारा गुलाम है, तो आपका समाज दूसरा कौन है जो आपको गुलाम, जिसके आप गुलाम हैं? बाबा साहब ने तब बताया था कि हम ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं। इस देश के अंदर में जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके उन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। आर्य जब यहाँ आए थे तो वो विदेश से आए, आर्यों ने आकर के यहाँ कब्जा कर लिया। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वही बहुजन हैं। बाकी आप ये देखिए कि उनके जो है उन्होंने अपने लिए प्रथम स्थान रिजर्व रखे, आपको चौथे कैटेगरी में डाला। चाहे वो यादव है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, सभी जातियां जो हैं, गुप्ता हो, श्रीवास्तव, कायस्थ हो, ये सभी की सभी जातियां इनकी गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं। क्योंकि इनकी जो मनुष्य संहिता है, मनुष्य संहिता के आधार पर सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है कि वो पठन पाठन का कार्य करे, वेद को उनको पढ़ाए, और जो क्षत्रिय समाज है सिर्फ उसके पास अधिकार था बाहुबल का। वो भी इन्हीं के इशारों में चलते थे। वो सब जो ब्राह्मण जो है जो नेतृत्व करता था उसकी बातों के ऊपर में ही क्षत्रिय समाज जो है जो वो करता था। हाँ, क्षत्रिय अपनी ताकत के लिए बहुजन समाज के लोगों को प्रयोग करते थे, चाहे यादव हों, जाट हों, श्रीवास कायस्थ हों, या फिर जाटम हों, जितनी भी शूद्र जातियां हैं वो सभी की सभी उनको वो क्षत्रिय के साथ में वो रहती है। जैसे सेनापति होता है, बाकी सेना होती है, ऐसी सेना इनकी ये थी, सेनापति वो थे। अभी ऐसा जातियों के अंदर ज़्यादा घुसोगे तो बहुत लंबा इतिहास बन जाएगा, पूरी किताब छप जाएगी, है ना। इसलिए मेरा तो सिर्फ ये कहने मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भारत का पूर्व में पार्ट था, हो सके तो वहाँ के हुक्मरानों के साथ में जैसे संबंध पहले हमारे मुजीबुर रहमान जो पूर्व बंगबंधु जो थे, राष्ट्रपति थे, वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, तो वो वहाँ के राष्ट्रपिता के तरह हैं वहाँ के बांग्लादेश के। तो जैसे संबंध हमारे भारत के उनके परिवार के साथ में और उस देश के साथ में बने, ऐसे ही वर्तमान हुक्मरानों को भी देखना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री के साथ में बैठ करके और वहाँ के जो गैर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके साथ में अन्याय को रोकना चाहिए। हमारे तो सिर्फ यही कहना है। यही प्रधानमंत्री जी से, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि उन्हें जो है पाकिस्तान जाकर के, वो बांग्लादेश जाकर के और वो वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ मिल करके और जाना हो या ना हो, लेकिन उनके साथ में वार्तालाप करके वहाँ शांति स्थापना करनी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बस यही मेरा निवेदन है। सर, हमारा अगला विषय है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो एक SC ST रिजर्वेशन पर जो
वर्गीकरण के लिए जो निर्णय दिया गया, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा है कि उसके अंदर में जो भी निर्णय करते हैं वो सवर्ण समाज के हितों के अंदर में देख करके ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि वो भी तो व्यक्ति हैं। जज जितने भी हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं है? क्या वो समाज के वातावरण से प्रभावित नहीं है? भाई वो भी प्रभावित हैं। इसलिए उनकी जो सोच है वो ब्राह्मणवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। और बाकी और जो जातियां हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक अखबार वाले हैं, कुछ जो बम्बई के अंदर अखबार चलाते हैं, क्या नाम है, अर्णब गोस्वामी, उनके ऊपर में जब वहाँ की सरकार ने, स्टेट की सरकार ने मुकदमे लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात वहाँ पे जो है सुनवाई के लिए लगा दिया, जबकि वहाँ पर लोगों 2-2, 4-4, 5-5 वर्ष से जो है नंबर लगा हुआ उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो ये भेदभाव है कि नहीं है? है ना। मेरा तो सिर्फ ये कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो उससे पूर्व जो है उन्होंने 5 वर्डिक्ट जो है इस प्रकार के दिए थे, जिसके अंदर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ थे वो, और उनको सबको जो है उन्होंने लोकसभा के अंदर में और कानून बना करके उनको जो है नन एंड वॉइड घोषित कर दिया था, और उनको जो है समाप्त कर दिया था उन वर्डिक्ट को। जो है पुराना व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी थी, उसी व्यवस्था के आधार पर संविधान को पुनर्व्यवस्थित किया था। तो ऐसा ही कार्य वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि उनको भी जो है इसको लोकसभा के अंदर में इस वर्डिक्ट को नन एंड वॉइड घोषित करना चाहिए। हमारे तो यही उनसे अपेक्षा और अपील है। और फिर ये उनकी पार्टी क्या सोचती है, देखिए आगरा के अंदर में लोकसभा की सीट है, यहाँ के जो सांसद हैं वो पहले सवर्ण थे, बाद में वो पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट ले आए, पता नहीं कहाँ से कैसे वो बैकवर्ड के बन गए, और उन्होंने भगेल लगाना शुरू कर दिया अपने पीछे, जबकि वो सत्यपाल सिंह ऐसे नाम था उनका। तो उसके बाद में वो जो है हमारे हरिद्वार साइड के अंदर में खटीक समाज के लोग जो है वो हाँ धनगर शब्द लगाते हैं। धनगर शब्द को अंग्रेजी में लिखोगे आप तो धनगर और धनगर एक जैसे ही वो स्पेलिंग आती हैं। उसके आधार पर वो गाजियाबाद के अंदर में से और उधर की साइड से जो धनगर शब्द लगाते थे, उसके आधार पर वो अपने सर्टिफिकेट बनवा लाए। वही ये नहीं बनवा लाए, आगरा के अंदर में सैकड़ों लोग जो है जा करके वहाँ से बना लाए, वो सिर्फ इसलिए कि रिजर्व सीट के ऊपर में उन्हें डाका डालना है। वो पिछड़ी जाति में आते हैं। और एसपी सिंह तो पूर्व में पिछड़ी जाति के सर्टिफिकेट लगा करके कई बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। बहन जी ने तो उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया था, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के उसमें आकर के और उन्होंने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पे रिजर्व सीट के ऊपर में यहाँ के लोगों का अधिकार मार लिया और वो उसके अंदर में चले गए। अब उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो सब के सब पेंडिंग रख देते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ किसी भी जज की इतनी ताकत नहीं बन रही है कि वो उसको सुनवाई पर ले ले और उनके खिलाफ में जो सत्यता को सबके सामने लेके आए। हर जगह मैं अभी जो कह रहा था, हर जगह सवर्ण समाज के जो जितने भी जज हैं वो भी इस वातावरण से प्रभावित हैं और वो उसी प्रकार वर्डिक्ट देते हैं जैसे समाज के अंदर में वातावरण होता है। अभी का वातावरण ऐसा ही बना हुआ है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान के उल्लंघन कर रही है और संविधान के को बार बार तोड़ने वाले लोगों को ही सपोर्ट कर रही है। इन्होंने भी संविधान को, ये तो जेल जाएंगे अगर इनके सच्चाई सामने आ जाएगी तो। कोर्ट की, और ये दायित्व किसका है? कोर्ट का। कोर्ट कोई ऐसा निर्णय कर नहीं रहा है, पेंडिंग से पड़े हुए हैं। आज 8-8, 10-10 साल हो गए। ये मंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, 2 बार, दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। इससे पहले भी सांसद रहे, उससे पहले मंत्री रहे, विधायक रहे, तब से मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन आज तक जो है अदालतों ने कोई न्याय नहीं दिया है। न्याय अदालत करना चाहे तो
मैंने एक डायलॉग सुना था, अगर प्रशासन और शासन और जुडिशली चाहे तो किसी बच्चे का एक खिलौना भी कोई चोरी नहीं कर सकता है। ये तो एक अधिकारों की बात है, उन्होंने तो पूरे अधिकार ही चुरा लिए समाज के। अगला सवाल हमारा ये है कि जो हमारे देश के अंदर जातिगत जनगणना की जो आवाज़ उठ रही है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारे देश के अंदर जातिगत जनगणना? मैं इसके लिए ये कहूँगा, मुझे हंसी आती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट दिया है जी, उसके लिए क्या उन्होंने जातिगत जनगणना कराई? जबकि बिना जातिगत जनगणना के तो वो वर्डिक्ट का कोई महत्व ही नहीं है। आप बताइए कि किसको कैसे आप रिजर्वेशन देंगे? ये तो आपने खुली छूट दे दी, क्या नाम है, कोई भी मुख्यमंत्री जैसे चाहे किसी उस देश का, प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का जो है मुखिया जैसे चाहे इसकी वो कर सकते, व्याख्या कर सकता है। वो चाहे तो जिसका 10% या 15% जिसका रिजर्वेशन होना चाहिए उसको वो 2% कर देगा, और जिसका 2% या 5% है उसको वो उठा करके 15% कर देगा। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने इस तरह कर दिया, ये वर्डिक्ट जो हमारी समझ से ही बिल्कुल बाहर है। इसके लिए उनको ऐसा करना चाहिए कि इस वर्डिक्ट के अंदर में करने से पहले उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए। और फिर मैं तो एक बात कहूँगा, जब कोई किसी के अधिकार की छीनने की बात कर रहा है, कोई किसी के अधिकार छीनने की बात कर रहा है, ऐसी बात क्यों हो? हम तो ये चाहते हैं कि सभी को, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और ये बात तो हमारे साहब कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, हमने तो इस पर आंदोलन चलाया है। बहुजन समाज पार्टी तो इसको शुरू से कहती रही है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर में सबको न्याय देना है तो इसके ऊपर में आना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरी बात गलत हो तो अन्यथा लगे अब तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन सत्यता यही है, हर एक आदमी असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट करने के लिए उसको भागीदारी दे दीजिए, बिरादरी के आधार पर दे दीजिए। आप जनगणना कराइए, जितनी जिसकी जनसंख्या उसको उतना रिजर्वेशन दे दीजिए। सर अगला सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अधिक कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियां जो आज भी न्याय के लिए तरस रही हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई टीम या खिलाड़ी कहीं गोल्ड मेडल लेके आता है या कहीं जीत के आता है तो उनसे वार्तालाप करते हैं, और वही खिलाड़ी अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो वो फ़ोन करके भी पूछते नहीं हैं। और जबकि हमारे देश की पहलवान बेटियां भी जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद थे, उनके द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया और एक दो बेटी के साथ में रेप भी किया गया, उसको देखते हुए उन पर केस भी चल रहे हैं और आज वो खुले आम घूम रहे हैं। और हमारे देश की बेटियां न्याय के लिए तरस रही हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं को पावरफुल बनाने के लिए और उनके सहयोग के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, या जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं रेप की और उत्पीड़नों की, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा है, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और उसमें चंद ही केस सामने आ पाते हैं। 90% केस जो है वो कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, थाने तक, थाने में, गांव में, प्रधान वगैरह जो पंचायतें जोड़ करके और उनको दबा करके और उनके उत्पीड़न को मई का मई रोक देते हैं, जिससे वो लोगों को तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। वर्तमान में पिछले 1-1.5 महीने से, चाहे वो कलकत्ता का कांड हो या ये विनेश फोगाट जो बेचारी अपनी बिटिया जो थी, तो वो जो गोल्ड मेडल की दावेदार थी और वो संभवतः जीतती, मेरे को ये उम्मीद थी। पूरे देश की आंखों में आंसू थे जिस दिन ये कहा गया कि उसका गोल्ड मेडल उसको उसके बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उसको ओलंपिक के बाहर कर दिया गया। ये वर्डिक्ट हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि उसका वजन होने के बाद ही तो उसने सिल्वर जीता था। भाई जब सिल्वर उसने जीता तब तक तो उसका वजन सही था। रही बात ये, बताया जाता है कि पूर्व के कुछ लोगों ने जो इनसे जो है दुश्मनी मानते थे विनेश फोगाट से, तो क्योंकि उन्होंने
आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाने वाले का तो गवर्नमेंट वर्तमान में जो शासन प्रशासन है वो सहयोग नहीं देते हैं। वो पीड़ित को सहयोग ना दे करके और जो जो पीड़ा करने वाले क्या कहते हैं अत्याचार करने वाला व्यक्ति है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल जाता है। डायरेक्टली तो नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर तो सबकी नज़र रहती हैं। तो लोग जैसा कहते हैं कि वो इनडायरेक्टली सहयोग मिल जाता है। उसकी वजह से उस बच्ची का उत्पीड़न हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी जो थे वो पूर्व के जो अध्यक्ष थे, सांसद थे, तो उनके डर की वजह से और उनके पक्ष के अंदर में वो करने के लिए इस बिटिया का गोल्ड जो है भारत के लोगों ने ही छीन लिया। मेरा तो जो अखबारों में पढ़ते हैं और लोगों के अंदर वार्तालाप चलती है उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब वो रही बात ये शासन गवर्नमेंट को ये इस पे वो करना चाहिए था। अब महिला इस समय जो ओलंपिक संघ के जो वो हैं अध्यक्ष हैं इस समय पीटी उषा हैं, तो उन्होंने कोर्ट कचहरी का रास्ता चुना, जबकि इसके ऊपर में उनको वहाँ की जो कमेटी थी उसके सामने ही अच्छे अपने ढंग से वकालत करनी चाहिए थी बच्ची को, उसको न्याय दिलाना चाहिए था। ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसने जो वो सिल्वर जीता था वो सिल्वर तो उसको मिलना ही चाहिए था। चलिए गोल्ड वाला तो उसने मैच खेला है नहीं, लेकिन सिल्वर वाला मैच खेला था, उसके लिए तो उसको सिल्वर मिलना ही ज़रूरी था। अब तो हमारा तो ये कहना मतलब है कि इस देश के अंदर में इस समय बेटियों का जितना उत्पीड़न हो रहा है और इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन यह है कि जो लोग कर रहे हैं उनको कटघरे में, संविधान के कटघरे में लाना आवश्यक है, तभी जा कर के बच्चियों का उत्पीड़न रुकेगा। और रही बात यह कि भारत जब आज़ाद हुआ था, बाबा साहब का भी लोगों ने उस समय के जो हुक्मरान थे, राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया था। आपको पता है पहले बच्ची की शादी की उम्र की बात आई थी तो लोग बड़े बड़े नेता क्या कहते थे, 12 साल की बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। फिर 14 पे आ गए, फिर 16 पे आए। बाबा साहब ने कहा नहीं, 18 से कम बिल्कुल नहीं। महिला इस देश के अंदर में जानती नहीं है कि जो बाबा साहब ने उनके लिए किया, जो शूद्र और महिला दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। इनके ब्राह्मणवादी संविधान के अनुसार, उनके स्मृतियों के अनुसार वो महिला को भी शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसका क्या इतिहास है पूर्व का, तो ये तो बहुत लंबी और गहरी रिसर्च का विषय है, लेकिन मेरा तो ये कहने मतलब है महिला जो है वो सृजन करता है। इस पृथ्वी पे अगर महिला नहीं होती तो क्या मानव इतिहास इतना आगे आज यहाँ तक आ पाता? ये सब महिलाओं की ही देन है और वो सृजन करता है। और बाकी तो आप ये देखिए, पूर्व में चले जाइए या पश्चिम में चले जाइए, सब जगह महिलाएं परिवार को चला लेती हैं। आपको पता है किसी बच्चे का अगर पिता ख़त्म हो जाता है और माँ जीवित है तो वो बच्चे को पाल लेती है, लेकिन अगर उसकी माँ ख़त्म हो गई तो आप समझो उसकी बैसाखी ख़त्म हो गई। क्यों? वो उसका पिता दूसरी शादी कर लेगा, किसी और महिला को ले आएगा, वो महिला उसका, अगर उसके कोई बच्चे हो गए तो फिर उसका उत्पीड़न शुरू कर देती है। ज़्यादातर ये होता है। इसलिए महिला का सम्मान इस देश के अंदर में देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते हैं। उनके साथ में अभद्रता और गलत तरह के व्यवहार करते हैं, जो सही नहीं है। सर अगला सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से जो हमारे देश की सरकार है, जो सरकारी विभागों को प्राइवेटाइजेशन में करती चली जा रही है, इसको देखते हुए हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने रिजर्वेशन क्यों इस देश के अंदर में आवश्यकता बताई थी और रिजर्वेशन किया था उस समय के हुक्मरानों के सामने। देखिए, भारत जो है एक विकसित विकासशील देश है। विकासशील का मतलब है वो रुका नहीं है। जब से भारत आज़ाद हुआ था, बाबा साहब ने इस देश के अंदर में संरचनात्मक रचनाएं जो संविधान के अंदर में दी और इस देश का जो ढांचा बनाया, विकास का मॉडल जो बनाया, आपको उसकी जो है झलक भारत के संविधान के अंदर में, भारत के अंदर में संस्थाओं के रूप में जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो RBI हो या इस देश के अंदर में
अब तो वो उसको नीति आयोग कर दिया है, पहले योजना आयोग था। आपको पता है पहले पानी की पीने की ट्यूबवेल नहीं होते थे सिंचाई के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस देश के अंदर में किसानों के लिए ट्यूबवेल लगाने के लिए और गाँव में कस्बों में घर घर कस्बों के अंदर में और सिटी के अंदर में, क्योंकि शहरों में भी पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, कुएँ ही हुआ करते थे, हैंडपम्प नहीं थे उस समय, तो कुएँ थे। कुओं के बाद में जो बाबा साहब ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई, योजना आयोग बनाया, तो योजना आयोग के माध्यम से पूरे देश में ट्यूबवेल का निर्माण किया गया, जिससे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था की गई। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में उस समय के जो हुक्मरान थे कांग्रेस के, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और जितने भी बड़े बड़े कस्बे या वो थे, उनके अंदर में घरों के मोहल्ले के बाहर जो है, जैसे 50 घरों में या 100 घरों पे एक टोंटी लगा दी और बड़ी सी एक दीवार बना करके और टोंटियाँ लगा दी, जिससे सभी लोग सुबह और शाम दोनों टाइम पानी भर लिया करते थे। ये पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी। और इसी प्रकार बेरोज़गारी उस समय जो थी, तो उस समय लोग किसानी पर ज़्यादा आधारित थे। जय जवान और जय किसान का नारा उस समय दिया था, तो लोग फौज के अंदर में जाना पसंद करते थे, पुलिस में जाना पसंद करते थे। और इस देश के संरचनात्मक ढांचे के माध्यम से बाबा साहब ने गांव-गांव के अंदर में जो है रोज़गार के लिए जो सरकारी नौकरियों को वो प्रोत्साहन दिया। क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले जितने भी हैं, प्राइवेट संस्थाओं वाले जितने भी हैं, वो या तो अपने रिश्तेदारों को प्राथमिकता देते हैं या अपनी बिरादरी के जाति के लोगों को ही मौका ज़्यादा देते हैं। आप देखोगे, आप प्राइवेट नौकरियों वालों को, वो चाहे वो किसी भी जाति के हो, मैं किसी एक जाति के ऊपर मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन वो जो नौकरियाँ देते हैं वो अपने मिलने जुलने वालों को यानी सबसे पहले रिश्तेदार, उसके बाद में उनकी बिरादरी का, उसकी बिरादरी के अंदर में कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है, उनको अपने मतलब का नहीं मिलता है, तो फिर वो दूसरी बिरादरी के किसी को देखते हैं। शेड्यूल कास्ट को तो कोई भी मौका देना नहीं चाहता है। पिछड़ी जातियों को गेट के बाहर चौकीदार की नौकरी देना चाहते हैं, है ना। एससी को तो बाहर भी खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, उससे कहते हैं नाली साफ कर या झाड़ू लगा। यही उनके लिए शेड्यूल कास्ट का, चाहे वो किसी भी जाति का है कि नहीं। हाँ, जाटव समाज के लोग जैसे आगरा में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर वो लोग जूते का काम करते थे, तो उनका अपना व्यापार था। वो जूते बनाते थे और मंडी में, बाज़ार के अंदर में दुकानदार उनसे ख़रीद के ले जाते थे, थोक वाले से, उससे या मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो होते थे। तो उनका अपना एक सेटअप था। आज क्या है, सरकारी नौकरी अमूल हो गई है, उसके लिए वो किसी भी जाति का है। उस समय जो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किया था, वो उनके उत्थान के लिए किया था कि जिससे कम से कम उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, उनके पास इतना धन हुआ जिससे वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ और अपने परिवार का पालन कर पाएँ। प्राइवेटीकरण करना इस देश के लिए एक, जिस प्रकार आजकल सब्जियों के अंदर में पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है, ये पेस्टिसाइड का ही एक दूसरा रूप मान लीजिए आप। जिस प्रकार पेस्टिसाइड जहर जो है हर घर में पहुंच रहा है, उसको आम आदमी खा रहा है और कैंसर के मरीज बन रहे हैं, उसी प्रकार इस देश के अंदर में जो पैसे का प्रवाह आम नागरिक तक, आम हर एक व्यक्ति की जेब तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों के पास में महीनों सालों तक कुछ 1 रुपया जेब में नहीं होता था। एक वो स्थिति देखी है। वर्तमान स्थिति के अंदर में हर आदमी के पास में पैसा पहुंच रहा है, उसमें मनरेगा का भी योगदान है। कांग्रेस के कुछ रिवोल्यूशनरी वो रहे हैं और उस समय उन्होंने जो कार्य किए, कुछ समाज हित में बहुत ही अच्छे किए। उनमें से एक मनरेगा भी है। एक खाद्य जो है हर व्यक्ति के लिए भोजन जो है राशन के द्वारा पहुंचाया गया, और हर तरीके से जो है समाज के निचले तबके तक, हर तबके तक, वो किसी जाति से संबंधित नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, वो किसी जाति का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में कुछ जातियों ने कब्जा कर लिया है। बहुसंख्यक के पास में तो है 10%, बाकी 90% पे कुछ जाति के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार समाज के अंदर में जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, उनके ऊपर में कोई रिजर्वेशन की उनकी बात ही नहीं करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या IAS PCS जो सीनियर IAS PCS हैं, उनको जो है दिल्ली के अंदर हों चाहे राज्य में हों, वहाँ पर जो है आप गिनती करोगे तो SC BC माइनॉरिटी के तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको।
वहाँ पे तो जिनकी 90% पे कब्जा जिनका है वही आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि जो उनके भाई बंद जो गरीब हैं या जिनके पास में रोजगार के साधन नहीं है, उनके लिए वो उनको भड़काते रहते हैं कि तुम्हारा तो अधिकार रजिस्ट्रेशन वाले खा रहे हैं, जबकि 90% 95% सीटें जो हैं इन्हीं लोगों के पास, IAS बड़े अधिकारी की सीटें तो सब इन्हीं के पास ही हैं, है ना। छोटे कर्मचारियों के अंदर में रजिस्ट्रेशन है, D क्लास में, 3C क्लास में, वहाँ पर जो है एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो ये भी यहाँ भी नहीं पहुँच पाते। वहाँ पर भी उन्हीं के भाई बंद होते, क्योंकि अधिकारी वो है तो हम भर्ती करता तो वो अपने ही रिश्तेदार की भर्ती कर लेता। आज नौकरी एक बहुत बड़ा वो हो गया है। नौकरी क्या है, रोज़गार एक बहुत बड़ी वो हो गया। और मैं तो अपने समाज से एक ही अपील करूँगा, बहुजन समाज से, तो उनको व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए। और व्यापार में शुरू में संघर्ष है, लेकिन अगर आप जम जाओगे तो फिर आपके लिए सुविधा हो जाएगी। और फिर आप देखिए, नौकरी वाला अपने खुद नौकरी करता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसका बच्चा भी बेरोजगार होता है, वो भी नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को क्या दे के जाएंगे, विरासत में उसको व्यापार दे के जाएंगे। किसान अपनी खेती दे जाता है अपनी विरासत के अंदर में, व्यापारी जो है अपना व्यापार दे जाता है। नौकरी वाला अपने बच्चे को कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अच्छी शिक्षा दे देगा पैसे से, और उसको पढ़ा लिखा करके कपड़े लत्ते दे देगा, ना रहने के लिए अच्छी सुविधा देगा, उसको पालन पोषण अच्छे ढंग से करेगा, शिक्षा दे देगा, लेकिन रोज़गार नहीं दे पाता है। ये नौकरी वाले के साथ में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मैंने आपको बताया ना, ये प्राइवेटीकरण तो एक कैंसर फैलाना है इस देश के अंदर में, जो आम पब्लिक के अंदर में बेरोजगारी का कैंसर फैलाना है। बहुजन समाज का मतलब होता है समाज का हर एक वो तबका जो शूद्र समाज के अंदर आता है, माइनॉरिटी में आता है, अल्पसंख्यक में आता है, तो वो समाज जोड़ करके साहब कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज बनाया था, वो एक एक जाति की एक एक ईंट मानोगे तो एक उन्होंने किला बनाया था। आपको पता है, जिस समय पहले जो यूपी के अंदर में 1993 के अंदर में जब गठबंधन हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक भी सीट जाटव समाज निकाल नहीं पाया था। बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके, और पूरब से 69 सीटें जीती, लेकिन उसके अंदर में दो लोग दो जगह से जीते थे, तो वो 67 सीट रह गई बहुजन समाज पार्टी की, और 108 सीटें समाजवादी पार्टी की जीती थी। तो दोनों मिलाकर के गठबंधन से ही तो हम सत्ता में आए। तो बहन जी इस चीज़ को क्यों भूल गए कि हमारे वोट खराब करती रहीं 10-12 साल से। उन्होंने गठबंधन किसी सशक्त के साथ में, अपने समकक्ष के साथ में क्यों समय को देखते क्यों नहीं किया, तो वो उनके पॉलिटिकल निर्णय होता। उसका कारण ये है कि साहब के सामने जब साहब ने जो वाम से बनाई थी, उसको वाम से बनाने का औचित्य ये था कि कोई भी संगठन चलता है वो 3 चीज़ों से चलता है, बुद्धि, पैसा और समय। जिसके पास में ये 3 चीज़ें हैं वो संगठन चला सकता है। तो वाम सेब का यही उद्देश्य था कि हमारे देश के अंदर में बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने बुद्धिबल का, अपने पैसे का, अपने समय का सदुपयोग करके इस समाज को, बहुजन समाज पार्टी को संचालित करेंगे वो। लेकिन साहब के बाद में जैसी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने धीरे धीरे करके वाम सेब को ख़त्म कर दिया और उसको सिर्फ एक अपना एक छोटा आनुषंगिक संगठन बना करके और उसका दोहन करना शुरू कर दिया। बस यहीं तक सीमित रहीं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया, ना उनके पास अधिकार छोड़ा। और अब तो सब देख रहे हैं कि उन्होंने अपने भतीजे को, भाई को, आपको मालूम है कि दिल्ली की क्या स्थिति, दिल्ली के अंदर में आज की तारीख के अंदर में वहाँ उनके बड़े भाई जो उनके क्या नाम आकाश के पापा दिल्ली प्रदेश को देखते हैं। संभावना ऐसी है, सुनने में आया है, आप एक्चुअल में तो मुझे पता नहीं है इस समय ज़्यादा, लेकिन वहाँ के जो लोग वो बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे वो ही देखते हैं और वो उनको शायद पेड करते हैं। वहाँ के जितने भी जो है जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो सो बहुजन समाज पार्टी को वहाँ चला रहे हैं, तो उनको कुछ लोगों को शायद वो आर्थिक सेव करते हैं और उसकी वजह से वो उनके साथ में बदतमीजी करते हैं तो वो सहन करते हैं। तो एक बार बताइए, तो वो तो एक दुकान हो गई ना। जी बिल्कुल। वो कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन तो रहा नहीं,
वो तो दुकान हो गई। आप देख लीजिए कि अब वो शायद संभावना जो जिस तरह की अफवाहें फैलती हैं, अफवाहें सुनते रहते हैं हम, तो उससे तो ये लगता है कि अब दुकान चल रही है और समाज हित के अंदर में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। नेतृत्व की बात करो तो हर स्टेट के अंदर में अलग अलग नेतृत्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है ना। और वो संगठन जो है, अगर कुछ लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो अपने निजी हित में जुड़े हुए हैं, है ना। तो निजी हित वाले नेतृत्व समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं। और आज आप देख लो कि मेरी नज़र के अंदर में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार पश्चिम बंगाल से भी थे, बिहार से भी थे, और अलग अलग प्रांतों से मेरे अंदाज में एक एक नेता प्रधानमंत्री बनने का दावेदार था। लेकिन चुनाव होने के बाद में जो परिस्थिति निकल के आई तो संघर्ष करता सिर्फ एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, केंद्र के अंदर में राहुल गांधी, ये दो ही व्यक्ति, तो उसके अंदर में दोनों ने गठबंधन किया तो सर्व समाज ने उन लोगों को सपोर्ट किया। बहन जी ने अलग लड़ने का फैसला किया तो बहन जी अलग थलग पड़ गई, एक भी सीट नहीं जीती। और उनके तो निर्दलीय भी बहुत से जीत के आए हैं। कांग्रेस के तो कोई 4-6 निर्दलीय जीत के आए हैं, जैसे पप्पू है बिहार के अंदर में, पप्पू यादव हैं, जी। वो जीत के आए हैं। ऐसे ही एक महाराष्ट्र के अंदर में कोई वो लड़का है, एक नई उम्र का लड़का है, वो 25-30 साल का ही है, वो जीत के आया है। वो बहुत ही जो है एक निर्दलीय जम्मू कश्मीर में लद्दाख से जीत के आया है, वो भी कांग्रेस का था। तो ये 3-4 लोग तो मैं आपको उसके बता रहा हूँ। 99 उनकी जीती हैं, 3 ही और जोड़ दो, 99 और 3 102 हो गई। लेकिन राहुल गांधी 2 जगह जीते थे, है ना, तो वो एक घटा दो तो 101 हो गई। तो आज की तारीख में अगर देखो तो समाज के लिए संघर्ष करता हुआ, सर्व समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए राहुल गांधी नज़र आते हैं। और पीडीए के लिए यूपी के अंदर में अखिलेश जी आते हैं। लेकिन जब दलितों के, पिछड़ों के जो उत्पीड़न की बात आती है तो चाहे अलीगढ़ का वो हो या कहीं दूसरी जगह का हो, तो मोमडन पिटे या शेड्यूल कास्ट के लोग पिटें तो वहाँ पे अखिलेश जी को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं तो जाते हुए देखा नहीं अभी, अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा, है क्या नहीं। और जैसे कि एक और हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद नगीन आगे चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी एक उभरते हुए एक राजनीति के एक सितारे हैं, उनके विषय में भी क्या कहना है? देखिए, चंद्रशेखर इस देश का भविष्य हैं और आज की तारीख में अगर लड़ने की बात आए तो सब जगह जाते वो यहाँ अकेले ही दिख रहे हैं हमें। तो चाहे अनुसूचित जाति की व्यक्ति की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो या मुस्लिम समाज के व्यक्ति की बात हो, कहीं अगर उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर नाम सबसे ऊपर आता है। आज की तारीख में अगर देखो तो चंद्रशेखर को आगे न बढ़ने देने के लिए बहन जी और अखिलेश में एक अघोषित पैक्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद आगे नहीं बढ़ जाए। अखिलेश को तो ये डर लगता है कि वो बहन जी नाराज़ हो जाएंगी, मैं अगर चंद्रशेखर को साथ ले लूँगा तो, और एक नई मैं अपने लिए सिरदर्द पैदा कर लूँगा। जैसे बहन जी आज उसके सिरदर्द है, ऐसे ही ये चंद्रशेखर सिरदर्द पैदा हो जाएगा। और क्या नाम है, बहन जी जो हैं ये सोचती हैं कि अगर मैं चली गई तो मेरे परिवार का जो है संपत्ति और इसका कौन रखवाली करेगा, कैसे होगी। और मैं आज जो है जो और पार्टियों से वो कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, तो वो कैसे कर पाऊँगी। इसलिए बहन जी अपने व्यक्तिगत उसके लिए वो दुकान चला रही हैं। जैसे साहब के टाइम से ये बात थी कि भाई ये दुकान चला रहे हैं बाकी दूसरी पार्टियाँ, आज बहन जी दुकान चला रही हैं उससे प्रेरणा लेकर के, है ना। तो आज इस देश के अंदर में देखा जाए तो भारत का भविष्य तो चंद्रशेखर ही हैं, है ना। आने वाले टाइम में आप चंद्रशेखर को किसी बड़ी कुर्सी पर देखोगे। मेरा तो उनको ये आशीर्वाद है और वो आगे बढ़ें और नेतृत्व करें देश के अंदर में। वो अखिलेश और राहुल गांधी और जो आज बड़े नेतृत्व में अगर गिनती है तो उसके अंदर में एक चंद्रशेखर भी हैं। तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात की जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी देवेंद्र सौरखिया जी से, जो कि हमने अपने देश के जो मूल विषय हैं, जो आजकल चर्चाओं में विषय रहते हैं, इन विषय पर उनसे चर्चा की। और आपको आज की जो हमारी चर्चा वार्तालाप आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश के हित में जिस प्रकार से जो भी समस्याएं जनता की समस्याएं हैं उनको उजागर करके सरकार के समक्ष रखेंगे और उनका निवारण करवाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज जो हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ज्वलंत मुद्दे जो आज समाज के सामने हैं उनको सामने लाने का आपने जो एक भागीरथी प्रयास किया है। जैसे जैसे ये कहते हैं ना, ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मणवादी समाज के लोग जो है ये कहते हैं कि भागीरथ गंगा जी को नीचे लेके आए थे। तो आप भी एक समाज हित के जितने भी प्रश्न हैं उनको उठा करके समाज में चेतना जागृति कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद। तो दर्शकों, फिर मुलाकात करेंगे अन्य किसी विषय पर और हमारे देश के किसी अन्य समाजसेवी के साथ मुलाकात करेंगे। तो अब आखिरी में हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।